I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. आपको पता है हम लव एंड जीसस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आते हैं जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिले और वो ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया होता है जिससे बहुत कुछ हमसे हम सीख सकते हैं। और आज ऐसी ही पर्सनालिटी को आपसे मैं मिलवाता हूँ और वो पर्सनालिटी जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। फ्रांसिस्कन जमायत में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहम उन्होंने काम किया है और वो उसकी अहमियत क्या है। मोस्टली उनको एज ए प्रीस्ट बने हुए 28 ईयर हो चुके हैं जो कि फ्रांसिस्कन जमायत में एज ए प्रीस्ट काम कर रहे हैं। वैसे तो फ्रांसिस्कन एज ए ब्रदर कहते हैं और वो भी अपने आप को ज़्यादा लाइक करते हैं कि उन्हें ब्रदर ही कहा जाए, लेकिन एज ए प्रीस्ट होते हुए वो सब कुछ वो काम करते हैं और उन्होंने ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो फॉर्मेशन में गुजारी है। जैसे दारुल नईम में फॉर्मेशन हाउस, फिर फ्रायरी है, फ्रायरी में उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया। फिर इसके अलावा नविशेट हाउस में उसने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया ताकि स्टूडेंट्स को तरबियत दे सके, अच्छे एक फ्रांसिस्कन बना सके। मैं समझता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में ज़्यादा तरबियत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा उन्होंने रोम से डॉक्टरेट भी की है, मिसियोलॉजी में उन्होंने डॉक्टरेट की है और वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो जो टीच कर रहे हैं क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में भी, इसके अलावा ब्रदर्स को पढ़ा रहे हैं, दारुल में उन्होंने पढ़ाया है और ज़्यादा वो खिदमात जो है इस तरीके से देते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी अपनी खिदमात डिफरेंट कॉन्वेंट्स में लेक्चर्स देकर, रिट्रीट देकर और रिलेक्शन डे भी वो स्पेंड करते हैं ताकि अच्छी तरबियत दूसरों को दे सके और अच्छे तरीके से दूसरों को राह रास्त पर लाए और अच्छी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक दे सके। तो आज मैं उन्हीं पर्सनालिटी से आपको मिलवाता हूँ। इनका लिंक मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में भी उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, बहुत कुछ मैंने सीखा और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कहता हूँ कि मैं फ्रांसिस्कन की बदौलत हूँ, खुदा ने जो भी मदद दी। और लेकिन ये एक मैं कह सकता हूँ कि उनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अभी आपको मिलवाते हैं हम फाजिल सलीम से। फाजी, सबसे पहले तो वेलकम आपको कहते हैं। वैसे तो आप कहते हैं ब्रदर कहें, लेकिन जो एक प्रीस्ट है वो तो ज़रूर हम कहेंगे। सबसे पहले वेलकम विद इन अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, तो फादर जी, सबसे पहले तो मेरी बड़ी विश थी कि आपका भी इंटरव्यू लिया जाए। आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ मैंने लिया, लेकिन एक फ्रांसिस्कन होते हुए आपकी सबसे पहले ये कैसे आपकी विश हुई कि आप एक फ्रांसिस्कन ब्रदर बने या फ्रांसिस्कन में आए?
मैक्स, सबसे पहले मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और माज़रत भी चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा आपने मुझे टाइम मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ होता रहा इन बिटवीन, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम ना दे सका। और अब खुदा ने मौका दिया है कि आपके साथ मैं अपना इंटरव्यू कर सकूं। मेरी बुलाहट जो है वो 83 में हुई। एक्चुअली ये है कि मेरे ख़ानदान ने मुझे कराची में यहाँ पर भेजा, सेंट पैट्स टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में, स्कूल में या कॉलेज जो है उसको कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर भेजा ताकि मैं कोई टेक्निकल काम, रेफ्रिजरेशन का काम सीख सकूँ। और यहाँ पर रहने के लिए मेरा जो जगह का इंतज़ाम किया गया वो फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन हाउस था, यानी न्यूशेट हाउस। तो मैं मुझे 2 हफ्ते दिए गए थे कि मुझे इस कम्युनिटी के साथ रहना है, फिर उसके बाद मुझे अपनी जगह को ढूंढनी है कि जहाँ पर मैं रह के तो अपना ये टेक्निकल काम जो मैं करने आया हूँ ये शुरू कर सकूँ। तो ऐसा हुआ कि इन 2 हफ्तों के दौरान ही बस मैंने जो फ्रायर्स थे उनकी ज़िंदगी को देखा, बहुत करीब उनके साथ रहते हुए। तो दिल में ये ख्याल आया कि खुदा मुझे उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ बुला रहा है। तो इस हवाले से फिर मैंने अपना ख़त लिखा अपनी माँ को लाहौर में। मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने ख़त लिखा अपनी वालदा को, अपने घर वालों को, कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं फ्रांसिस्कन को ज्वाइन करूँ। तो इस तरह फिर मेरी वालदा ने तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जवाब दिया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, जो कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी, फ़ैसला तुम्हारा है। जी। तो फिर 83 में फिर मैंने यहाँ कराची से, जो मैं कराची आया था, तो यहीं से वापस मैं लाहौर चले गए, दारुल नईम में, जो हमारा इनिशियल फॉर्मेशन हाउस है। तो वहाँ पर जाकर फिर मैंने अपना फ्रांसिस्कन जो हमारी जो फॉर्मेशन है उसको एज अ स्टूडेंट शुरू किया। तो 1987 में फिर मैं इधर कराची आया, दोबारा अपना न्यूशिप शुरू किया। उस वक्त हमारा न्यूशिप जो है वो मुस्लिम सराउंडिंग, मुकम्मल मुस्लिम सराउंडिंग थी। वो था जी। तो हम न्यूशिट हाउस जो था, फ्रांसिस्कन न्यूशिट हाउस, वो फ्लैट्स में था पहले। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रांसिस्कन क्रिश्चियन विटनेस थी हमारी, जो वहाँ पे मुस्लिम जो सोसाइटी थी उनके लिए। और सबको ये मालूम था कि ये क्रिश्चियन यहाँ पर रहते हैं हमारे। उनको हम खिदमत भी देते थे एज ए स्टूडेंट, हम उनके बच्चों को पढ़ाते भी थे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर न्यूशिट ख़त्म किया तो फिर इधर आ गए, रिलीजियस फॉर्मेशन कोर्स शुरू किया, फिर फरारी की तरफ आ गए। और यहाँ से फिर अपना खुदा ने मज़ीद आगे खुदा ले जाता गया। और फिर मैंने अपना ये उस वक्त क्राइस्ट द किंग सेमिनरी हुआ करती थी, NCIT नहीं थी, अभी ये NCIT है। लेकिन उस वक्त क्राइस्ट द किंग था, तो उसमें फिर हम जाते थे पढ़ने के लिए। 1994 में मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ से, थियोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह थी, वो ख़त्म की। और फिर मुझे एक 9 माह के लिए लाहौर एक फॉर्मेटर्स कोर्स हो रहा था, फॉर्मेटर्स कोर्स। तो लाहौर में मैं ऊपर चला गया। और वहाँ पर 9 माह का फॉर्मेटर्स कोर्स करने के बाद मुझे जो फिस्पीर हमारे जो प्रोविंशियल थे, फादर सिगफ्रिड, उस वक्त फादर सिगफ्रिड थे। अच्छा, उस वक्त आपने जब आप वो गए थे फॉर्मेटर का कोर्स करने के लिए, आपने यहाँ फ्रायरी से आप गए यहाँ पर? जी, फ्रायरी से। एक्चुअली मैं फ्रायरी से फॉर्मेटर्स कोर्स करने गया था। और ये पहली दफ़ा था कि ये लाहौर में या पाकिस्तान में ये फॉर्मेटर्स कोर्स का इनकाद किया गया था। और टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हम 10 थे। उनमें से 9 जो थी वो सिस्टर्स थी, मुख्तलिफ कॉन्ग्रीगेशन से इनका ताल्लुक था। और मैं वाहद मेल था, मेल रिलीजियस। तो हमारा लिव्ड इन प्रोग्राम था ये, वहाँ पे रहना भी और स्टडी वगैरह भी करना। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया पढ़ने का, अच्छे प्रोफेसर्स भी आते रहे। तो इसके बाद इसी दौरान फादर सिगफ्रिड आए मेरे पास, कहने लगे कि भाई वो हम सोच रहे हैं कि आपकी ऑर्डिनेशन कर दें, प्रीस्ट की ऑर्डिनेशन। तो मैंने उनसे ये इल्तिजा की, मैंने कहा कि मेहरबानी से अगर अभी ना करें, क्योंकि अभी मैं ये फॉर्मेटर्स कोर्स कर रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी तवज्जो जो है वो इस फॉर्मेटर्स कोर्स पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मैं अभी तैयार नहीं हूँ
प्रीस्टली ऑर्डिनेशन के लिए, मैं भी अगले साल कर दे। तो इसलिए मैंने अपनी जानबूझकर अपनी जो प्रीस्टली ऑर्डिनेशन है उसको डिले किया, वो मेस्टर्स कोर्स के लिए कंप्लीट हो, फिर उसके कंप्लीट बाद हुआ। फिर तो फिर फॉर्मेशन को कंप्लीट हुई, तो फिर उसके बाद फिर मैं मेरी 1995 में मेरी प्रीस्टली ऑर्डिनेशन हुई लाहौर में कैथेड्रल में। और कार्डिनल साहब जो जोसेफ कूट जो हैं जोसेफ उस कूट वक्त के बिशप थे, ओके ओके तो इन्होंने फिर मेरी ऑर्डिनेशन की थी। और ये 16 जून तपता दिन था। हाँ जी, 16 बहुत जून का ज़्यादा। महीना, आपको पता है लाहौर में काफ़ी जी, गर्मी होती है। बिल्कुल, हाँ। तो खुदा का शुक्र है कि बहुत सब कुछ अच्छा चला गया। और उसके बाद बहुत पहली जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो दारुल नईम में एज अ डायरेक्टर ऑफ फॉर्मेशन, ओके पहली। जी जी बिल्कुल। तो उसमें फिर मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ फॉर्मेशन, मेरे साथ जो मेरी टीम थी उसमें ब्रदर क्लिफर्ड नोरोना थे और फादर यान ब्लॉम डच फ्रायर थे, हम तीन जॉन थे। ब्लॉम, और हाँ मैं कहता हूँ मैंने इंजॉय किया, हम तीनों ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया फॉर्मेशन में। क्या उसको बोलते हैं, हमारी जो फॉर्मेशन का जो अंदाज था वो सारा के सारा मुकम्मल तौर पर फ्रांसिस्कन था, मुकम्मल फ्रांसिस्कन। उस दौरान मैं भी वहीं पर था। हाँ जी, तो उस दौरान फिर आप भी आए, आपने हमारे साथ वहाँ पे 4 साल गुजारे आपने जी, हमारे बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। और आप जब इस तरफ आ गए फ्रायरी की तरफ, तो फिर मैं भी आपके पीछे आ गया। तो मैं भी आपके पीछे आ गया। तो फिर अभी इधर वहाँ पे दारुल में आप मेरे स्टूडेंट थे और यहाँ पर मेरे नोविस। जी नोविस। तो ये है कि आपके साथ बहुत अच्छा रहा। और मैं इसलिए मैंने कहा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आई विल ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने किस तरह से जुस्तजू की। जैसे आप स्टूडेंट भी थे उस वक्त भी बड़ी जुस्तजू करते थे, मेहनती थे बहुत, और बड़ी दिलजोई के साथ जो भी आपको काम दिया जाता था वो करते थे। तो फिर यह है कि यहाँ पर मैंने एज अ नोविस मास्टर भी रहा। और कि उसके बाद फिर गार्डियन ऑफ द फेरारी हुआ। और यानी मुख्तलिफ खुदा ने मुझे ज़िम्मेदारियों से नवाजा। तो फिर यूँ हुआ कि मुझे जमायत ने कहा कि मुझे मज़ीद स्टडी के लिए आगे जाना है। तो फिर मैं 2003 में मैं चला गया इटली, रोम पढ़ने के लिए। और मैंने वहाँ पे जो ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ। फिर मैंने वहाँ पर मिसियोलॉजी, तो मैंने मिसियोलॉजी का ये जो था पहले तो लाइसेंस किया। तो उसके बाद मेरी जमायत ने मुझे ये मौका दिया कि मैं डॉक्टरेट करके वापस आऊँ। तो इसलिए फिर मैंने मिसियोलॉजी में PhD की। और 2009 में मैं फिर वापस आ गया कराची, यहाँ पे पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर मैंने NCIT में यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। सब मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मिसियोलॉजी है क्या चीज़, क्या दूसरे लोगों को ये पता चल जाए कि क्या है ये? या मिसियोलॉजी जो है वो एक समझ ले के बहुत ही वसी फील्ड है, जिसमें ऑल काइंड ऑफ थियोलॉजीज जो है उनको इकट्ठा किया जाता है। अच्छा मगर यानी क्रिस्टोलॉजी, मिसियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, थियोलॉजी। हाँ, तो इसमें ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिशन की बात की जाती है। मिशन की बात कि चर्च का जो मिशन है शुरू से, और मिशन देखें कभी ख़त्म नहीं होता, मिशन चलता रहता है। तो इसलिए इट डील्स विद मिशन ऑफ द चर्च। बहुत सारे मिशंस हो सकते हैं लेकिन चर्च का सिर्फ एक ही मिशन है। और वो मिशन क्या है? खुदावंद की बादशाहत को फैलाओ, खुदावंद की बादशाहत को फैलाओ जितना हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं। तो मिसियोलॉजी इसका जो ताल्लुक है वो मिशनरी जो सरगर्मियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे है। ओके, ये बहुत अच्छा। तो आपके जैसे आपने बहुत सारी ये बता दिया अपनी लाइफ जर्नी में कि ये थी, लेकिन आपकी सबसे पहले जैसे कि आपने बहुत कुछ बताया है, आपका सोलम प्रोफेशन कब हुआ? सोलम प्रोफेशन मेरा 1994 में हुआ। ओके, तो फिर 92 में। 92 में मेरा सोलम प्रोफेशन। फिर उसके बाद आप वहाँ पर फॉर्मेशन कोर्स के लिए चला गया था। हाँ, तो उसके बाद जब आपने बताया कि आपकी ऑर्डिनेशन हुई, तो ऑर्डिनेशन के बाद सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट भी अपनी बता दी कि वहाँ पर हुई। ओके, तो आपका मेन जो मकसद इसमें क्यों आने का था कि आप फॉर्मेशन में ही आए? और भी तो बहुत सारी फील्ड थी, पैरिशेस में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता जाना। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सवाल मेरे लिए भी बहुत अहम है।
देखिए मैं जब नौविस था खुद, मैं नौविस था, न्यूशट हाउस में था, तो मैंने हमेशा अपनी आंखें और कान खोले रखे। मैं जानना चाहता था कि मेरी जमात में ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, मेरी जमात में कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने देखा, महसूस किया कि बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मेशन में आने के लिए तैयार होते हैं, बहुत कम हैं जो अपने आप को पेश करते हैं फॉर्मेशन में आने के लिए। तो मैंने न्यूशट ही से फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं फॉर्मेशन, फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन में आऊँ। तो इस फैसले पर मैं कायम रहा। जब भी प्रोविंशियल आते थे मुझसे पूछने के लिए भी कि सोचा आपने क्या बनना चाहते हैं आप, तो मेरा जवाब हमेशा ही होता था फॉर्मेशन, मैं फॉर्मेशन में जाऊंगा। तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं फॉर्मेशन में हूँ और मैं इंजॉय करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अहम एक ज़िंदगी का पहलू है। और ये फॉर्मेशन सिर्फ बातों की बात नहीं है, इस फॉर्मेशन में खुद अपने आप को स्टूडेंट्स के साथ जो है जर्नी करने, सफ़र करने की बात है। आप मेरे साथ रहे, कोलैबोरेशन, हाँ जी, मुकम्मल ताउन की बात है। तो इसमें यह है कि फॉर्मेशन टुगेदर विद द स्टूडेंट्स, उनके साथ मिलकर करना है, क्योंकि दोबारा से मेरी भी फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इसलिए साथ जब होती है तो इसमें मज़ा भी आता है। अच्छा ब्रदर, एक चीज़ मैंने ये गौर किया, मैं दूसरे भी अपने ब्रदर्स से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। मैं एक्चुअली खुद भी फ्रांसिस्कन था, मैं दिल से कहता हूँ अभी मैं फ्रांसिस्कन हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मोस्टली मेरा ये रहा है कि जो फ्रांसिस्कन लाइफ है ना, जब आप अपने दारुल में आपने फॉर्मेशन की, जितने आपके ग्रुप के थे जब वहाँ पर हमारे साथ जो है, उनमें सारे अचीवमेंट उन्होंने की अपनी अपनी लाइफ में। जहाँ भी देख लें जो हमारे ग्रुप के थे, कोई यूरोप में है, कोई कहीं पर है, अगर पाकिस्तान में बहुत कामयाब हैं। तो इसकी क्या वजह थी? आपकी टीम वर्क जो थी और जो आपके साथ स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत काम किया। देखिए बात यह है कि अपने आप को तैयार रखना जहाँ खुदा चाहता है कि मैं जाऊँ। मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन में जैसे कहा कि मेरा हमेशा जो वास्ता है वो फॉर्मेशन के साथ रहा, लेकिन फिर जमायत की ज़रूरत की बात आ गई। तो जमायत की ज़रूरत ये थी कि जमैका में वहाँ पे उनको एक मिशनरी की ज़रूरत थी। वहाँ पर पहले भी गए थे हमारे बदर पत्रस था, वो चला गया, छोड़ के चला गया। फादर कैन थे, फादर बर्नार्ड जो हैं वो भी वहाँ पर थे। तो ये वापस आ गए थे, तो उनको मज़ीद किसी फ्रायर की पाकिस्तान से ज़रूरत थी ताकि वहाँ पर आके इस मिशन के काम को जारी रखें। तो मैंने फिर अपना हाथ उठाया कि मैं इसके लिए जाऊँगा। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में इसके बारे में तो हम स्पेशल बल्कि ये टॉपिक आपका ये बनाएंगे, क्योंकि ये लोगों को भी ज़रूरत है, हमारे फ्रायर को भी, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बहुत जानने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। आप एक पहले थे जिन्होंने ये कोशिश की कि वहाँ जाके पूरा टाइम को स्पेंड करें जब जमायत की ज़रूरत है। आपने हमेशा जमायत को इम्पोर्टेंस दी, जो उनकी ज़रूरत थी उसके मुताबिक। जी जी जी, ये सच्ची बात है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जमायत का। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये जमायत की वजह से है। इसलिए मेरी पूरी तवज्जो, मेरा पूरा ध्यान, मेरी जो भी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो जमायत के लिए हैं। मैं ब्रदर ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने थर्ड ऑर्डर को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी कि थर्ड ऑर्डर को आगे लाया जाए, उसमें आपकी क्या आपके ख्यालात हैं, आपकी थॉट्स हैं? देखिए, थर्ड ऑर्डर फ्रांसिस्कन जो है वो हमारी OFM जो हमारा जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, उसका एक अटूट अंग है। हाँ जी, हम उसको साथ साथ लेकर चलते हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारी फ्रांसिस्कन जमायत के लिए ये जो है ना OFS, थर्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं OFS, ये बहुत ही अहम बात है, ताकि हम जो वो लोग जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, मुकद्दस फ्रांसिस का ये था ना ब्रदर जकोबा लेडी थी लेकिन उनको ब्रदर कहकर पुकारा गया। तो ये है कि वो उसने कहा कि मैं पीछे आना चाहती हूँ आपके, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ या मेरा ख़ानदान है, जो कुछ इस तरह। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं थे उस मुकद्दस फ्रांसिस के दौर में भी, जो मुकद्दस फ्रांसिस के पीछे आना चाहते थे, लेकिन वो शादीशुदा थे, तो हम कैसे आ सकते हैं? तो ब्रदर मुकद्दस फ्रांसिस ने ये थर्ड ऑर्डर की बुनियाद डाली। और थर्ड ऑर्डर जो है ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, और बहुत ही ज़बरदस्त
कमिटेड डेडिकेटेड लोग हैं ये लोग हैं। मैं इंजॉय करता हूँ इनके साथ काम करने में। मैं जब पहले भी था, आप यकीन करें कि आज से मेरे ख्याल में 2008 में, हाँ 2008 में जी जी जी। मैंने इस सेकुलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के चांदे के इलाकों में फैला दिया था। ओके। चांद सिर्फ कराची और लाहौर की बात नहीं है, ये सिंध में भी ले गए थे हम, पंजाब के अंदर रावलपिंडी तक चले गए हम। हाँ पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हाँ अभी जी। फिर थोड़ा लिमिटेड सा मैं देखता हूँ। हाँ, अभी दोबारा आप आए अभी- तो अभी मुझे उम्मीद है कि हाँ जी, अभी फिर दोबारा वही बात आ गई ना, दिलचस्पी की बात है ना। दिलचस्पी की बात तो मैं इनको मुकम्मल टाइम देता हूँ, क्योंकि हफ्ते को हमारी मीटिंग उस वक्त भी हुआ जी करती जी थी। बिल्कुल। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हफ्ते वाले दिन मैं कोई बाहर की कमिटमेंट ना लूँ, ओके ओके। क्योंकि मुझे इनके साथ अपने आप को कमिट किया हुआ मैंने। तो हफ्ते को हमारा जो प्रोग्राम होता है, जब मीटिंग्स होती हैं, तो मैं हमेशा इनके साथ हूँ और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। दे आर लवली पीपल, बहुत अच्छे, बहुत सही, जबरदस्त, बड़े जेनरस लोग हैं ये। जी, जी। आप भी तो इसका जी हिस्सा जी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप किस तरह इतनी मसरूफियात के बावजूद आप भी आप इस रिलीजियस जो हमारा फ्रांसिस्कन जो थर्ड ऑर्डर है इसमें आते हैं। जी तो वो ये- आपने अभी मुझे कहा तो मैंने कहा ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ बहुत पसंद है, लेकिन शायद टाइम की वजह से मैं नहीं करता हूँ। लेकिन थैंक्स कि आप कभी बुलाते हैं तो मुझे मौका मिल जाता है फ्रांसिस्कन से और नज़दीक आने के। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा मैं ख़ास उस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसे कि एक ख़ास बात है हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराह को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन ब्रदर सलीम है, जब मैं भी प्रायरी में था और वो भी, उन्होंने पहली दफ़ा क्रिसमस पार्टी उनके साथ मनाई। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अभी मैंने सुना फिर दोबारा उनके साथ वो उनकी पार्टी उन्होंने रखी है ताकि उनके साथ एक दिन गुजारा जाए, जिसको मुआशरा रद्द करता है, पूछता नहीं। फ्रांसिस्कन उसे पूछते हैं और फादर सलीम जो है उसे किस तरीके से बुलाते हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे। जी तो Okay. ख्वाजा सराह के बारे में। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा पॉइंट जो आप लेकर आए हैं। एक्चुअली ये है कि उस दौर में मैं सेंट फिलिप पैरिश यहाँ पे जो हमारा जी, है जी। उसमें असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट था, फादर बर्नार्ड वो पैरिश प्रीस्ट थे। तो जब मैं ईसा नगरी जाया करता था तो वहाँ देखता था कि हमारे जो ख्वाजा सरा हैं इनको समझ लेके जैसे ना रद्द कर दिया जाता है। चर्च में मैंने कभी भी इनको नहीं देखा था, कभी भी नहीं। मैं वहाँ पे जाता था इबादत के लिए। तो मैंने एक दिन एक को रोक कर मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैंने आपको कभी चर्च में नहीं देखा। तो उसने मुझे जो कहानी बताई, मुझे खुद आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पे। देखें, खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो हमेशा उन लोगों के साथ उन्होंने राब्ता रखा, उनको करीब लेकर आए, उनको मुआशरा का हिस्सा बनाया, जिन्हें मुआशरा धदकारता है, रद्द करता है। तो इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया, मैंने जी जी। ये फैसला किया कि मैं इनको टाइम दूंगा। तो फिर हर हफ्ते विदाउट एनी फेल हर हफ्ते मैं इनके अड्डे में जहाँ पे ये रहते हैं सब लोग, वहाँ पर जाता था, इनके साथ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करता था, दुआ करता था और फिर वहाँ से चला आता था। मैंने इनके साथ तकरीबन साल 2 साल काम किया, इससे पहले कि मैं बाहर जाता। और इसी दौरान मैंने ये महसूस किया कि ये लोग जो हैं ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही दुआ नमाज करने वाले लोग हैं। इनका एक अपना नज़रिया है ज़िंदगी का, जो कि मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हम सब खुदा ने मुख्तलिफ खुदा ने हमें पैदा किया है। तो इस हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा इनके साथ राब्ता रहा तकरीबन 2 साल के तक। हम इनके साथ पार्टीज़ करते थे, इनकी मैं सुनता था जाकर। क्रिसमस और ईस्टर पार्टियाँ इनके साथ हमेशा मेरी होती थी। और एक ऐसा मौका भी है अब, जबकि मैंने जो कार्डिनल साहब हैं जोसेफ कूट, उस वक्त बिशप थे ये, जी जी जी। तो उनको फिर मैंने दावत दी कि हमारी क्रिसमस पार्टी थी इनके साथ, ख्वाजा सराह के साथ। तो बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि बिशप साहब ने बिल्कुल कबूल किया और वो आए और बड़े खुश थे वो भी। अभी भी 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को, 28 फरवरी को मैं एक बार फिर इनके साथ न्यू ईयर पार्टी करने जा रहा हूँ। ओके, 28 जनवरी में, 28 जनवरी, सॉरी जनवरी, 28 जनवरी, इसी माह जी जी जी। यहाँ से हमारी फ्राइडे में हम पाकबाज करेंगे इनके लिए। फिर हम पाकबाज के बाद बैठेंगे, बातचीत, कहानी एक दूसरे को सुनाएंगे और फिर हम खाना मार कर खाएंगे। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी तो बात है। अभी लकीली और इसमें कार्डिनल जो हैं उस वक्त दौर में आए थे जब अच्छा, बिशप अभी थे। फिर आएंगे। अभी फिर मैंने इनको बुलाया और फिर उन्होंने
खुशी से कबूल किया, वो कहते हैं हाँ ओके, मैं ओके। आऊँगा। तो कार्डिनल साहब भी अब आएंगे। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सैटरडे का दिन है जी जी तो अगर मुझे आप थोड़ा सा मौका देंगे, हम उसकी अगर वीडियो बनाएं हाँ। अपने चैनल में उसको, ओह, very तो good। ये बहुत अच्छा एक मौका होगा। ये चलो ये तो अच्छी बात है, थैंक जी। यू, आपने खुद ये जी, कह जी। दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक फ्रांसिस्कन, एक क्रिश्चियन जो कि इन लोगों को, जो लोगों रद्द ये किए रद्द थे। किए हुए माशरे से, उनको भी कबूल करते हैं, जो हमारे कार्डिनल साहब हैं। और फ्रांसिस्कन किस तरीके से उनको दोबारा से अपनी लाइफ में गुजारते ताकि वो खुश रहें That's लाइफ right, में। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी बात ये भी है, देखिए मैक्स भाई, कि पोप साहब वो बात करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पैराफरी। पैराफरी से मरद किनारे पे, वो लोग जो किनारों पे रहते हैं, जो किनारों की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको बीच में लेकर आना। ओके। तो एक तरह की ये किनारों की ज़िंदगी है। मैं कल गया था उनके पास, जी जी। कल शाम को मैं गया हूँ, ब्रदर जोसेफ और मैं, हम दोनों गए उनको दावत देने की। यकीन करें किस तरह वो मुझे मिले हैं, जफ्फियाँ डालकर, और खाने के लिए मजबूर कर रहे थे, फादर जी खाना खा के जाएं। यानी इतना प्यार मुझे उन लोगों से मिला है। वो इज़्ज़त बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, आजकल हमारे जो यूथ है, यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा मैसेज देंगे यूथ के लिए जो अपनी लाइफ में, जो डगर में, जो आजकल एक्चुअली आपको पता है कि मीडिया का दौर है, बहुत डिफरेंट स्मार्ट दौर है, कैसे अपनी लाइफ में दोबारा से आ सकें, अपनी लाइफ को कैसे पहचान सकें? देखिए बात यह है कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ से मुराद है स्ट्रगल करना। अगर मैं एज अ यूथ मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो फिर इससे मुराद ये है कि मैं फिर एक कामयाब ज़िंदगी भी बसर नहीं कर सकता। इसलिए यूथ, आज की यूथ जो है, मैं महसूस करता हूँ, देखता भी हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल वर्ल्ड है इन विच वी लिव। जी जी जी। और इसमें एवरीथिंग इज़ ऑन योर पल्स, आपके Yes। उस पे है, दबाएं और सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी ने थोड़ा इस बात को आसान भी बना दिया है। ग्लोबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात जी, करते जी। हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तमाम जो डिजिटल वर्ल्ड है, हाँ, बहुत अच्छी बात भी है, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जी जी। लेकिन एट द सेम टाइम इसने हमें, मैं समझता हूँ कि सुस्त भी कर दिया है नौजवानों को ख़ास तौर पर। जी, जी। अभी देखिए मिसाल के तौर पर तकरीबन तीन चार हफ्ते पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि साउथ कोरिया में साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, वो नौजवानों को जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, जी, जी, जी। घरों में बैठे रहते हैं, जी, जी। उनको पैसे दे रहे हैं कि बाहर निकलो। अच्छा। पैसे देकर उनके कह रहे हैं बाहर निकलो, अपने आप को सोशल बनाओ, लोगों के साथ राब्ते रखो, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसको टच करो। ओके ओके। तो मोबाइल ने या लैपटॉप या क्या उसको बोले इक्विपमेंट, जो दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं, जी जी। इन्होंने ज़िंदगी को एक तरह का महदूद भी करके रख दिया है, कमरों तक महदूद कर दिया है। और मैं ये नौजवानों को चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलो, जो हालात हैं उनके साथ अपनी आंखें डाल के देखो और अपनी ज़िंदगी को बनाओ। जी जी जी। जुस्तजू करना ना छोड़ें, क्योंकि स्ट्रगलिंग यू नो इटसेल्फ इज़ लाइफ। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें ज़िंदगी है, जिंदगी। और वो ज़िंदगी जब रुक जाए तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है। जिंदगी नहीं, स्ट्रगलिंग मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। अहम जो है। लोग स्ट्रगल करते हैं आगे निकल जी, जी, जाते हैं, जो बिल्कुल। स्ट्रगल नहीं करते हैं बिहाइंड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जी। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो कि काम करना नहीं चाहते। जैसे आपने ये कहा कि साउथ कोरिया के जो ऐसे गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो गलियों के किनारों पर खड़े हैं या कॉर्नर पर खड़े हैं, या कोई इधर उधर घूम लेना और बस सब कुछ कर लेना, कमाना नहीं, घर के आसरे पे रहना, उनके लिए क्या है मैसेज होगा? उनके लिए भी मैंने ये कहा कि देखिए, इसके लिए मैक्स सबसे बड़ी बात जो है वो घर का माहौल है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है तो फिर आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, ठीक है। मुझे आज भी याद है, एक दफ़े एक रशियन बिशप से ये पूछा गया कि क्यों लोग जो है, नौजवान लड़के और लड़कियां रिलीजियस लाइफ या प्रीस्ट लाइफ की तरफ नहीं आते। तो उस रशियन बिशप ने जवाब बड़ा अच्छा दिया। उसने कहा कि इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके घर का माहौल मजहबी नहीं है। तो घर में माहौल जो है वो रूहानी और मजहबी होना बहुत ज़रूरी है। उससे जी जी जी, देख हम कहते हैं, बड़ी आम सी बात है कि घर जो है वो
पहली दरसगाह है ओके। जहाँ से अपने वालिदैन से हम कदरों को सीखते हैं, अच्छी कदरों को सीखते हैं। देखिए, कदरें आपको बाहर नहीं मिलेंगी, कदरें आपको अपने घर में मिलेंगी। कदरों को हम डिस्कवर करते हैं, हम कदरों को क्रिएट नहीं करते, डिस्कवर करते हैं अपने घर में, अपनी सोसाइटी में और पूरी दुनिया में। ओके। तो इसलिए नौजवान जो किनारों पे खड़े रहते हैं या अपना, देखिए प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास टाइम जो है वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है वेस्ट करने के लिए। बैठे रहो, कुछ ना करो, टीवी लगा लो या रेडियो सुन लो या गाने कुछ भी, आप बैठे रहो, कुछ स्ट्रगल नहीं है। जब तक स्ट्रगल नहीं है ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ओके ब्रदर, आपका ताल्लुक फॉर्मेशन के साथ है, तो जो वोकेशन जो है वो अभी जो है बहुत कम होगी पहले की बनिस्बत मेरे ख्याल में। तो क्या ऐसा आप मैसेज देंगे उन लोगों को जो वोकेशन अभी तक नहीं आ रही, क्या वजह है इसकी, या जो आ रही और कैसे उसको संभाला जाए, इसके बारे में? मैंने ऑलमोस्ट इसका जवाब, जैसे मैंने रशियन बिशप की मिसाल दी है, वो दिया है कि घर का माहौल हमारा अच्छा होना है। ठीक है, घर का माहौल अच्छा होगा तो बाहर का माहौल भी बेहतर होगा। देखिए, जब बच्चा इन्फ्लुएंस होता है ना, किसी बच्चे को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में है तो उसी वक्त हम उसको उस पर असरअंदाज होते हैं। साइको स्पिरिचुअली ये रॉन्ग है, गलत बात है। बच्चा उस वक्त मुतासिर होता है, होना शुरू हो जाता है, उस पर उस वक्त असर होना शुरू हो जाता है उस बच्चे पर जब वो अपनी माँ के पेट ही में है। ये जो है ना असर होने का अंदाज, ये माँ की पेट से बच्चा सीखना शुरू कर, और ये डिस्कवर किया गया है। ओके, इसको टेस्ट किया गया है कि कैसे बच्चा अपनी माँ की पेट में भी सीख रहा होता है। जैसे कहा जाता है कि इसराइली जो कौम, जो ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती है तो ज़बूर जो गाती है या जो कुछ सोचती है, वो इतने जो एक्सपर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से वो ज़्यादा फास्ट हैं कि वो माँ के पेट से ही वो इस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है। सुना गया है मैंने। इसकी मैं आपको एक कॉन्क्रीट मिसाल देता हूँ। वो ये है कि एक दफ़ा एक बच्चा जो है, जिसे कहते हैं स्टिल बोर्न चाइल्ड, मरा हुआ मुर्दा बच्चा मिसाल के तौर पर, स्टिल बोर्न चाइल्ड, डॉक्टरों ने ये समझा कि ये स्टिल बोर्न चाइल्ड है, मरा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, बड़ी कोशिश की, बच्चे को उल्टा लटकाया, इधर उधर किया, जो भी उनसे हो सकता था। उन्होंने बच्चों को दोबारा उसकी ज़िंदगी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी कोशिश की, नहीं कुछ हुआ। वालदा से पूछा, उसकी बच्चे की छोटी जो वालदा थी, उससे पूछा, जब ये बच्चा आपके बतन में था आप क्या किया करती थी, आप ज़्यादा मोस्टली क्या करती थी? तो उस वालदा ने कहा कि जब बच्चा मेरे पेट में था तो मैं जब अपने घर में काम करती थी, बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इस तरह, तो मैं ज़बूर सुना करती थी। तो वो कोई एक ख़ास ज़बूर जो आप सुनती थी, जो ज़्यादा, हाँ जी वो है, अच्छा वो सुनाए हमें। तो वो ज़बूर जो है वो कैसेट पे लगाया गया, प्ले किया गया, टेप रिकॉर्डर में वो ज़बूर प्ले किया गया। और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि जब वो ज़बूर लगाया गया कैसेट पर, तो बच्चा जो था, जब उसने ज़बूर उसके कानों तक पहुंचा, वही जो वो सुनता था अपनी माँ के पेट में, उसने हिलना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा एक मिरेकल है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस चाइल्ड को हम कब करते हैं, जब बच्चा माँ के बतन में भी है, जरूरी नहीं कि माँ के बतन के बाहर तो फिर दूसरी तरबियत शुरू हो जाती है बच्चों की, लेकिन यहाँ से हम काम शुरू कर देते हैं। तो बच्चों की तबीयत, जैसे आपने बोला, मैं कहता हूँ जी बहुत ही अहम है। बच्चे सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पैदा कर देना, उससे ज़्यादा ज़रूरत जो है जब बच्चों की हम तरबियत करते हैं। स्कूल में भेजना बच्चों को काफ़ी नहीं है, बच्चों की घर में तरबियत करना बहुत अहम है। नो कहते हैं ना तालीम और तरबियत, ये दोनों इकट्ठे जाते हैं, दोनों काम। अच्छा जी। तो एक मेरा इसी के साथ अटैच ये था कि फ्रांसिस्कन में जब आ जाते हैं उनको किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन की जाए ताकि वो बिल्कुल एक फ्रांसिस्कन लाइफ को स्पेंड करें। देखिए, हमारी जो फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन है उसका मुकम्मल तौर पर जो उसकी जो बुनियाद है वो हम इस्तेमाल करते हैं रात्सियो फॉर्मेशनिस। रात्सियो फॉर्मेशनिस ये है रात्सियो फॉर्मेशनिस फ्रांसिस्कानी, यानी फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास पूरा एक पैटर्न है फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन का, जिसमें हम
मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी के हवाले से, चर्च जो है उसकी तालीम के हवाले से, जो डॉक्यूमेंट्स हैं चर्च के उनके हवाले से, फिर ना सिर्फ ये बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, जो स्टूडेंट्स की ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल, ये वो भी, हाँ जी, आपको भी पढ़ाते थे हम, बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी करते हैं। तो ये एक तरह की होलसम मुकम्मल तौर पर ये फॉर्मेशन होती है जो स्टूडेंट की जाती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजियस कोर्स है, क्रिश्चियन, एवरीथिंग, या स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक सब पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट्स राइट, या ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। जैसा कि ब्रदर सलीम ने बहुत सारी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में देखा, इससे बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। इवन कि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट भी बताए जो कि एट ए टाइम मेरे माइंड में आए और मैंने वो बात की, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे फ्रांसिस्कन लाइफ से और ब्रदर सलीम की लाइफ से, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमें इनसे भी सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो माय डियर, तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, देखें, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे यहाँ से। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।